राधे राधे friends, welcome to my YouTube channel Best Knowledge. First of all, please don't forget to like and comment my videos. So today we will discuss about chapter number 5, local non-intrinsic properties of surface of BSc 5th semester Maths second book, differential geometry and tensor analysis. लेक्चर नंबर फर्स्ट। जी हाँ, ये इसका लेक्चर नंबर फर्स्ट है। अगर आपको इसके प्रीवियस के चैप्टर्स के लेक्चर्स देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में बनी बनाई प्लेलिस्ट का लिंक है, आप वहाँ से जाकर मेरे प्रीवियस के लेक्चर्स देख सकते हैं। साथ ही आपको कन्फ्यूज़न नहीं हो, मैं बता देती हूँ, बीएससी 5th सेमेस्टर में मैथ्स की 2 बुक हैं, जिसमें से फर्स्ट बुक है रिंग एंड ग्रुप थ्योरी एंड लीनियर अलजेब्रा, जो कि बुक फर्स्ट है। उसके लेक्चर्स सारे हो चुके हैं, सारी वीडियोस बन चुकी हैं, मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं। और अगर आपको बुक फर्स्ट के लेक्चर्स देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में जो मैंने प्लेलिस्ट की लिंक सेंड की है उसमें ही सारी वीडियोस ऐड हैं। साथ ही उसमें सेकंड बुक की भी सारी वीडियोस ऐड हैं। सेकंड बुक है डिफरेंशियल ज्योमेट्री एंड टेंसर एनालिसिस, ठीक है। साथ ही अगर आप कोई अदर सेमेस्टर के हैं, इट मीन्स बीएससी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सेमेस्टर के हैं, आपको उसके लिए भी अगर किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए, लेक्चर चाहिए, तो मैथ्स के, फिज़िक्स के, केमिस्ट्री के सारे लेक्चर्स मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं। सबकी सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है और आप देख सकते हैं। अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर कोई वीडियो चाहिए और वो नहीं मिल रही है तो मेरे को यहाँ कमेंट बॉक्स में आप मैसेज ड्रॉप कीजिएगा। अगर मैंने उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो बनाई होगी तो मैं आपको उसकी लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट लोकल नॉन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सरफेस। तो देखिए, मैंने पहले भी बताया कई बार, मैं अब भी बता देती हूँ। ये जो बीएससी 5th सेमेस्टर में मैथ्स की दोनों बुक लगी हुई हैं, ये फुल ऑफ थ्योरी है, मतलब इसमें थ्योरी ज़्यादा है, थ्योरम्स हैं और डेफिनेशंस हैं, टॉपिक्स हैं आपके। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको थ्योरेटिकल पढ़नी है। आपको इसमें ज़्यादा न्यूमेरिकल पोर्शन नहीं मिलेगा और सॉल्व करने वाले क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। तो ये मैं ज़्यादातर मोस्ट ऑफ टॉपिक्स जो पढ़ाए हैं, जो प्रीवियस चैप्टर मैंने पढ़ाए हैं, फर्स्ट बुक में भी पढ़ाए, तो मैंने लिखकर बताए हैं। लिखकर बताए हैं, 1 बाय 1 एक टॉपिक मैंने लिखकर बताया। अब मेरे पास प्रॉपर नोट्स हैं बने हुए, तो मैं उसी में से आपको डिस्कस कर दूँगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर मैंने बोला है लोकल नॉन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सरफेस। तो सबसे पहले आप इंट्रिंसिक और नॉन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में समझिए। सबसे पहले मेरा यही मोटिव होता है कि जो चैप्टर का नेम है उसका मीनिंग बच्चे को पता होना चाहिए, ठीक है। देखिए, ये मेरे पास प्रॉपर नोट्स बने हुए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिसमें हम इसी में से डिस्कस कर लेंगे, इसको हम दोबारा नोट करने से बच रहे हैं, ठीक है। देखिए, ये जो मैंने बताया आपको, जैसा कि फर्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे इंट्रिंसिक एंड नॉन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज़, ये क्या होती है। तो देखिए, पढ़ते हैं। एनी प्रॉपर्टीज ऑफ सरफेस विच कैन बी डिड्यूस्ड बाय ओनली फ्रॉम द मैट्रिक्स ऑफ सरफेस विदाउट नोइंग इट्स इक्वेशन इज कॉल्ड एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। देखिए, कह रहा है एनी प्रॉपर्टी, कोई भी प्रॉपर्टी ऑफ सरफेस की है, विच कैन बी डिड्यूस, जो डिड्यूस की जा सकती है, बाय ओनली फ्रॉम द मैट्रिक्स, केवल और केवल किसके द्वारा, फ्रॉम द मैट्रिक्स के ऑफ द सरफेस, विदाउट नोइंग इट्स इक्वेशन, बिना जाने इसकी इक्वेशन को हम इसको डिड्यूस कर सकते हैं मैट्रिक्स से। तो वो जो प्रॉपर्टी है वो क्या कहलाती है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, ठीक है। नेक्स्ट है द प्रॉपर्टी ऑफ सरफेस विच आर नॉट इंट्रिंसिक आर कॉल्ड नॉन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज ऑफ द सरफेस। जो प्रॉपर्टीज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी नहीं होती वो क्या होंगी, नॉन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज, ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे। इस चैप्टर में काफ़ी सारे टॉपिक ऐसे हैं जो एग्ज़ाम में आपके आए हैं, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को उठाकर देखिए, आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नॉर्मल कर्वेचर और कर्वेचर ऑफ नॉर्मल सेक्शन, ठीक है। या तो आप नॉर्मल कर्वेचर के नाम से मिलेगा या फिर आपको मिलेगा कर्वेचर ऑफ नॉर्मल सेक्शन। ये क्या होता है, इसको पढ़ते हैं। लेट आर इक्वल्स टू के आर यू वी इज़ द सरफेस। हमने एक सरफेस ली है जिसको हमने आर लेट किया है, एंड पी इज़ एनी पॉइंट ऑन द सरफेस, उस सरफेस पे कोई पॉइंट है पी। आर इक्वल्स टू के आर यू वी इफ़ आर इक्वल्स टू के आर एस इज़ कर्व थ्रो पी। मतलब कोई सरफेस है, उस पर कोई पॉइंट है
उस पॉइंट P पर क्या हो रहा है, एक कर्व हो रहा है जो RS से इन्होंने यहाँ पर रिप्रेजेंट करा है, कर्व है थ्रू द P ऑन हिज सरफेस, देन द नॉर्मल कर्वेचर ऑफ द कर्व, तब नॉर्मल कर्वेचर ऑफ द कर्व, उस कर्व का जो नॉर्मल कर्वेचर होगा उस पॉइंट पर P इज डिफाइंड एज द कंपोनेंट ऑफ कर्वेचर वेक्टर R डबल डैश। इट मीन्स वो क्या कहलाएगा, वो डिफाइन किया जाएगा किस तरह से, एज द कंपोनेंट ऑफ कर्वेचर वेक्टर, कर्वेचर वेक्टर के कंपोनेंट से वो यहाँ पर डिफाइन किया जाएगा R डबल डैश अलोंग द नॉर्मल टू द सरफेस, जो सरफेस का जो नॉर्मल होगा उसके अलोंग यहाँ पर वो डिफाइन करेगा एट P पॉइंट पर R एंड जनरली डिनोटेड बाय कप्पा एन। ठीक है, इसको कप्पा बोलते हैं, ये जो साइन है इसको बोलते हैं हम कप्पा। कप्पा एन इक्वल्स टू के एन, यानी कि ये जो एन है, ये जो कैपिटल एन है जिस पर कैप लगी है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है उस सरफेस के नॉर्मल वेक्टर को, और डॉट R डबल डैश अभी यहाँ पर ऊपर बताया कर्वेचर वेक्टर को डिनोट कर रहा है। देखिए ये जो चीज़ें होती हैं, जैसे हम नॉर्मल कर्वेचर पढ़ रहे हैं, तो आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि इसको बाय डायग्राम क्यों नहीं बताया जा रहा। बाय डायग्राम तो और अच्छे से समझ में आएगा। ये जो हम पढ़ रहे हैं ग्रेजुएशन की मैथ्स को हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, 3rd ईयर की, लास्ट ईयर की, इस टाइम पर थिंकिंग काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो जानी चाहिए बच्चे की, उसको समझने के लिए। ठीक है, और हम यहाँ पर सब कुछ 3D में पढ़ते हैं, तो 3D को कॉपी पे डिफ़ाइन करना, 2D में बताना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए आप किसी भी टीचर से पढ़ेंगे तो बहुत, मुझे लगता है ऐसा कोई टीचर नहीं होगा जो आपको बाय डायग्राम इन टॉपिक्स को डिस्कस करेगा। ठीक है, आप बुक में भी देखिए, आपको बुक में टॉपिक मिलेंगे लेकिन डायग्राम नहीं मिलेगी, उसकी फिगर नहीं मिलेगी। सो थोड़ा सा आपको यहाँ पर अपने पास से इमेजिन करना है कि कोई सरफेस है, उस पर पॉइंट P है, उस पर कोई कर्व है, उस कर्व के थ्रू कर्वेचर है, और वो जो कर्वेचर है वो उस सरफेस के नॉर्मल वेक्टर, जो मैंने बताया आपको नॉर्मल वेक्टर के अलोंग है, और वहाँ पर एक कर्वेचर वेक्टर होगा R डबल डैश, उन दोनों की प्रोडक्ट है, और कप्पा एंसिस को डिनोट करेंगे। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर समझना होगा। ठीक है, आप वैसे भी आप अपने कॉलेज के टीचर से पूछिए, इसको बाय डायग्राम बताइए, वो आपको नहीं बताएंगे, ये मैं आपको गारंटी देती हूँ। ठीक है, क्योंकि थोड़ा मुश्किल हो जाता है बताना समझाना। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि उनको नहीं आता है या वो नहीं बता पाएंगे, बात है कि थोड़ा समझाना मुश्किल हो जाता है, तो वो बोलेंगे कि ऐसे ही डेफिनेशन आप याद कर लो। ठीक है, आगे इसमें लिखा है वेयर n इज़ द यूनिट नॉर्मल, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया कि n जो है यहाँ पर वो नॉर्मल वेक्टर होगा उस सरफेस का एट P, उस P पॉइंट पर, एंड R डबल डैश जो है, देखिए मैं कई बार पहले भी बता चुकी हूँ, डबल डैश का मतलब होता है डिफ्रेंसिएशन 2 बार, तो R डबल डैश का मतलब है यहाँ पर जो हमने R वेक्टर लिया था, कर्वेचर वेक्टर लिया था, उसका 2 बार डिफ्रेंसिएशन। S के रेस्पेक्ट में ऐसे यहाँ पर कर्व है, कर्व के रेस्पेक्ट में ही डिफ्रेंसिएशन हुआ है, तो R डबल डैश का मतलब है d2r बाई ds स्क्वायर इज़ द कर्वेचर वेक्टर ऑफ द कर्व। तो ये जो यहाँ पर दोनों चीज़ें यूज़ हुई हैं, तो ये आपको पता होनी चाहिए कि क्या है। n जो है वो नॉर्मल वेक्टर है, R डबल डैश जो है वो कर्वेचर वेक्टर है कर्व का ही। ठीक है, R डबल डैश का मतलब 2 बार डिफ्रेंसिएशन। मेरा ये फोकस रहता है कि जो भी बच्चा वीडियो देख रहा है, समझ रहा है, उसको काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाए कि टॉपिक में क्या बोला गया है, क्या समझाया गया है। बाकी अदरवाइज़ आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं बिल्कुल क्लियर कर दूँगी। ठीक है, ठीक है, अब हम आगे के इसके टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। देखिए, अब ध्यान से देखिए, मैं इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम बताने वाली हूँ, ये एग्ज़ाम में पूछी गई है। जैसा यहाँ पे ये लिखा भी है, इम्पॉर्टेंट है थ्योरम। सो इसका प्रोनाउंसिएशन है मेजनायर्स थ्योरम। ठीक है, आप देखिए ये थ्योरम क्या कहती है। ये थ्योरम देखिए, अगर आप देखें कप्पा n इक्वल्स टू R डबल डैश n, ये वही है जो अभी मैंने आपको पीछे बताया है। पीछे क्या बताया है मैंने आपको अभी, नॉर्मल कर्वेचर। तो ये नॉर्मल कर्वेचर के बेस्ड पर ही है थ्योरम, इसलिए इसी के बाद है। तो अगर आप इसको अच्छे से कर लेते हैं तो आपको दोनों टॉपिक क्लियर हो जाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। अब देखिएगा, इफ़ फाई डिनोट्स द एंगल बिटवीन द प्रिंसिपल नॉर्मल एन टू अ कर्व ऑन द सरफेस एंड द सरफेस नॉर्मल एन एट अ पॉइंट P, देन K cos phi इक्वल्स टू के कप्पा, इसको कप्पा भी बोलते हैं, K नहीं, कप्पा n। ठीक है, सो ये इस थ्योरम का स्टेटमेंट है। ठीक है, कि इफ़ फाई डिनोट द एंगल बिटवीन द प्रिंसिपल नॉर्मल एंड टू अ कर्व, मतलब कर्व और प्रिंसिपल नॉर्मल के बीच में एक एंगल है फाई, जिसको हम डिनोट कर रहे हैं फाई से,
ठीक है, किसके बीच में, प्रिंसिपल नॉर्मल और कर्व के बीच में एक एंगल है फाई ऑन द सरफेस पे एंड द सरफेस नॉर्मल एन। ये जो सरफेस का जो नॉर्मल है इसको एन से डिनोट किया है पीछे भी एट अ पॉइंट पी पर। मतलब अगर मैं आपको यहाँ पर वाई डायग्राम थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ, 2D में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों के समझ में वाई डायग्राम ज़्यादा अच्छे से आता है। कोई सरफेस है प्लेन है, उस पर कोई कर्व है, उस पर कोई पॉइंट है पी, उससे कोई कर्व जा रहा है तो यहाँ उसका नॉर्मल होगा। ठीक है, तो यही बात इन्होंने बोली है, यहाँ पर कोई पॉइंट है, कोई सरफेस है, उस पर कोई पॉइंट पी है, उससे एक कर्व जा रहा है, उसका कोई नॉर्मल है। ठीक है, तो देन के कॉस फाई कप्पा एन होगा। अब ये इसका प्रूफ भी है, बहुत छोटा सा प्रूफ है, ध्यान से देखिए। सिंस आर डबल डैश इज द कर्वेचर वेक्टर, जैसा कि अभी हम पीछे पढ़ चुके हैं कि कर्वेचर वेक्टर क्या है, आर डबल डैश ऑफ द गिवन कर्व एट पी, देन आर डैश इज टी, आर डबल डैश इज डी डैश एंड आर डबल डैश इज कप्पा एन। टेकिंग डॉट प्रोडक्ट एन वी गेट आर डबल डैश। देखिए हमने दोनों साइड क्या किया है, एन से मल्टीप्लाई की है, मतलब एन की यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई कर देगा, मतलब है यहाँ पर दोनों साइड हमने मल्टीप्लाई की, इधर भी लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी, तो दोनों हमने नॉर्मल वेक्टर की दोनों साइड मल्टीप्लाई की है। वी गेट, हमें क्या मिला यहाँ से, आर डबल डैश एन से तो हमें मिला कप्पा एन, और यहाँ पर कप्पा एन था, ये आ गई इसकी वैल्यू, और यहाँ पर आ गया कप्पा कॉस फाई, वेयर कप्पा एन इज आर डबल डैश एन, मतलब आर डबल डैश एन जो है वो किसके इक्वल है, कप्पा एन के, तो कप्पा एन लिख दिया है हमने, और यहाँ पर हमने आर डबल डैश एन लिख दिया इसका ये। ठीक है, सो इस तरह से ये था इसका प्रूफ, कप्पा एन इक्वल्स टू के कॉस फाई। अब देखिएगा यहाँ पर हम पढ़ेंगे फर्स्ट कर्वेचर, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम। सो देखिए यहाँ पर द सम ऑफ द प्रिंसिपल कर्वेचर, देखिए फिर से पढ़ते हैं, द सम ऑफ द प्रिंसिपल कर्वेचर कप्पा ए एंड कप्पा बी। देखिए प्रिंसिपल कर्वेचर को यहाँ कप्पा ए एंड कप्पा बी बोला है, दो प्रिंसिपल कर्वेचर लिए हैं जिनका हमने ऐड किया है। ठीक है, एट अ पॉइंट इज कॉल्ड अ फर्स्ट कर्वेचर एट दैट पॉइंट एंड डिनोट बाय जे। ये बोल रहे हैं फर्स्ट कर्वेचर को हम डिनोट करेंगे जे से, इन दोनों का एडिशन, दो प्रिंसिपल कर्वेचर का एडिशन को ही हम फर्स्ट कर्वेचर बोलेंगे। तो जे इक्वल्स टू के कप्पा ए प्लस कप्पा बी एंड जे क्या है आपका फर्स्ट कर्वेचर। ठीक है, अब देखिए इसका जो फॉर्मूला है ये होता है ई एन प्लस जी एल माइनस 2 एफ एम अपॉन ई जी माइनस एफ स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ज़रा नेक्स्ट पेज पर देख लीजिए, इस थ्योरम को हम अभी के लिए छोड़ते हैं, आगे देखिए यहाँ पर है लाइंस ऑफ कर्वेचर। तो इक्वेशन ऑफ द लाइंस ऑफ कर्वेचर, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए इसलिए मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। तो इक्वेशन ऑफ द लाइन ऑफ कर्वेचर इज एफ एन माइनस जी एम डी वी स्क्वायर प्लस ई एन माइनस जी एल डी यू डी वी प्लस ई एम माइनस एफ एल डी यू का स्क्वायर इक्वल्स टू के 0। अब देखिए यहाँ पर एक थ्योरम लिखी हुई है जिसका नाम है रॉड्रिग्यो इक्वेशन। ये इक्वेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये आएगी तो आपको ये पूरा स्टेटमेंट लिखना है, वेरी शॉर्ट को भी स्ट्रॉन्ग करते चलेंगे हम यहाँ पर, इसका प्रूफ को हम बाद में समझेंगे। पहले इसकी इक्वेशन को समझते हैं। आर नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, यहाँ पर दो कंडीशंस लगती हैं, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, दैट अ कर्व सी, कोई कर्व है सी ऑन द सरफेस, सरफेस एस पर, कोई सरफेस है एस, उस पर कोई कर्व है सी, इज अ लाइन ऑफ कर्वेचर, क्या है, एक लाइन ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर की लाइन है, इज दैट देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन, वो एक फंक्शन को एग्जिस्ट करेगी, एक सरफेस पे कोई एक कर्व है, ये बोल रहे हैं कर्व एक तरह का है क्या, लाइन ऑफ कर्वेचर ही तो है, कर्वेचर की लाइन ही तो है एक तरह का कर्व, वो एग्जिस्ट करेगा एक फंक्शन को, किसको, कप्पा को, ये जो केस जैसा साइन है इसको बोलते हैं हम कप्पा, सच दैट अलोंग द कर्व, कर्व के अलोंग ही एक फंक्शन जो है वो एग्जिस्ट करेगा और यही कहलाता है आपका रॉड्रिग्यो। ये एक थ्योरम भी है, रॉड्रिग्यो इक्वेशन भी है जो इसको सेटिस्फाई करती है, के डी आर प्लस डी एन इक्वल्स टू 0, वेयर के बोल रही हूँ मैं, इसको बार बार ध्यान रखना, कप्पा, कप्पा इक्वल्स टू 1/रो, 1/रो क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर का प्रपोर्शनल होगा। ठीक है, क्या, कप्पा, जो फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। इसके प्रूफ को हम बाद में समझेंगे। आगे पढ़ते हैं हम यूलर्स थ्योरम। ये थ्योरम्स हैं जो कि नेम से आती हैं आपके एग्जाम में, अब ये शॉर्ट में आ जाती हैं, कभी कभी वेरी शॉर्ट में आती हैं, कभी कभी लॉन्ग में आती हैं।
डिफरेंस इतना है, जब आपके वेरी शॉर्ट में आती है तो आपको केवल इसका स्टेटमेंट लिखना होता है। आपके शॉर्ट में आएंगे आप थोड़ा सा स्टेटमेंट लिखेंगे, प्रूफ को थोड़ा छोटा बना के लिखेंगे, शॉर्ट करके लिखेंगे। लॉन्ग में आएंगी तो आप प्रूफ पूरा उसको वर्ड टू वर्ड करके आएंगे। अभी मैं आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट बता रही हूँ, वो इसलिए जिससे कि आपको क्लियर रहे कि किस थ्योरम में क्या है और क्या थ्योरम क्या कह रही है, मेन ही है। अब यूलर्स थ्योरम क्या कहती है, इफ कप्पा इज द नॉर्मल curvature in r direction make an angle psi with the principal direction, then kappa equals to kappa a cos square psi plus kappa b sin square psi। अब देखिए ये क्या कह रही है, if kappa is a normal कर्वेचर, कप्पा क्या है, एक नॉर्मल कर्वेचर है, इन अ डायरेक्शन मेक एन एंगल, एक डायरेक्शन में जो क्या बनाती है, एक एंगल बनाती है साई, विद द प्रिंसिपल डायरेक्शन के साथ। देखिए यहाँ पर मैंने बताया था अभी आपको पहले भी, कप्पा एंड कप्पा बी, अभी जो हमने यहाँ पढ़ा था ये फर्स्ट कर्वेचर में कप्पा एंड कप्पा बी प्रिंसिपल कर्वेचर थे, तो यहाँ पर भी कप्पा ए और कप्पा बी जो है प्रिंसिपल कर्वेचर है। इन्होंने बोला प्रिंसिपल डायरेक्शन में ही यहाँ पर जो है वो एक नॉर्मल कर्वेचर लिया है हमने कप्पा, जो इस तरह की कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। कप्पा इक्वल्स टू कप्पा ए कॉस स्क्वायर साई, यहाँ पर एंगल है, साइन स्क्वायर साई भी एंगल है, एक बार कॉस लिया एक बार साइन लिया है, ये जो इक्वेशन बनती है यही कहलाती है आपकी यूलर्स थ्योरम। क्लियर। अब आता है डुप्लिंस थ्योरम, नाम से ही आपको इंपॉर्टेंट लग रही होगी, नेम थोड़ा सा एंटिक, जितना एंटिक नेम होगा वो टॉपिक उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो डुप्लिंस थ्योरम क्या कहती है, द सम ऑफ द नॉर्मल कर्वेचर का सम एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर ऑन द सरफेस के किसी भी पॉइंट पर नॉर्मल कर्वेचर का जो सम है इन दो डायरेक्शन में एट राइट एंगल इज कांस्टेंट एंड इक्वल टू द सम ऑफ द प्रिंसिपल कर्वेचर एट दैट पॉइंट। क्या है, एट राइट एंगल, और क्या हो, दो डायरेक्शन में हो, एक राइट एंगल में हो, एट राइट एंगल 90 डिग्री पर इस कांस्टेंट के साथ, एंड इक्वल टू द सम के इक्वल हो, किसके सम के, ऑफ द प्रिंसिपल कर्वेचर के सम के इक्वल हो उसी पॉइंट पर एट दैट पॉइंट, तो वो डुप्लिंस थ्योरम को सेटिस्फाई करती है, ठीक है। इसको दोबारा समझिए, द सम ऑफ द नॉर्मल कर्वेचर, तो देखिए यहाँ पर इसका स्टेटमेंट है, सम ऑफ नॉर्मल कर्वेचर इज कप्पा एंड कप्पा टू, और कप्पा ए एंड कप्पा बी ये क्या है आपका सम ऑफ प्रिंसिपल नॉर्मल, ठीक है, प्रिंसिपल कर्वेचर या प्रिंसिपल नॉर्मल के इक्वल है ये चीज़, तो यही चीज़ आपकी क्या कहलाती है, डुपिन्स थ्योरम, ये वाला स्टेटमेंट, ये वाला इक्वेशन, कप्पा ए प्लस कप्पा बी इक्वल्स टू कप्पा ए प्लस कप्पा बी, कप्पा वन प्लस कप्पा टू इज इक्वल्स टू कप्पा ए कप्पा बी इज सेटिस्फाइड टू द डुपिन्स थ्योरम, जिसमें कप्पा वन एंड कप्पा टू इज नॉर्मल कर्वेचर एंड कप्पा ए प्लस कप्पा बी इज सम ऑफ प्रिंसिपल कर्वेचर, ठीक है। और बाकी इसके प्रूफ को समझना है तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसका प्रूफ लिखा है, यूलर्स थ्योरम का यूज़ हुआ है, कप्पा वन एंड कप्पा टू दो इक्वेशंस बनाई गई हैं, दोनों इक्वेशन में साई टू माइनस साई वन एंगल का जो माइनस है वो पाई टू है, फिर साई टू की वैल्यू निकाली है, फिर इसमें पुट की है, एंड देन ये सेटिस्फाई हो गया। तो आप समझ सकते हैं इस तरह से क्वेश्चन को भी देखकर, ठीक है। कुछ चीज़ें इसमें बताने की नहीं है तो मैं नहीं पढ़ा रही हूँ, मेरा मेन फोकस है आपके टॉपिक्स को क्लियर करना। अब देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मीन कर्वेचर और मीन नॉर्मल कर्वेचर। अब ये क्या होता है, द अर्थमेटिक मीन ऑफ द प्रिंसिपल कर्वेचर कप्पा ए एंड कप्पा बी एट द पॉइंट इज कॉल्ड द मीन कर्वेचर। ये खुद कह रहे हैं जो अर्थमेटिक मीन है किसी प्रिंसिपल कर्वेचर का कप्पा ए एंड कप्पा बी किसी पॉइंट पर इज कॉल्ड द मीन कर्वेचर एट दैट पॉइंट, इट इज़ डिनोटेड बाय म्यू, अगर वो म्यू से डिनोट कर पाते हैं। देयरफॉर म्यू इक्वल्स टू 1/2 कप्पा ए प्लस कप्पा बी, कप्पा ए प्लस कप्पा बी इट मीन्स the sum of principal normal प्रिंसिपल कर्वेचर उसका हाफ इक्वल्स टू ई एन प्लस जी एल माइनस 2fm/2 EG माइनस एफ का होल स्क्वायर। देखिए ये फॉर्मूले हैं, ये मीन कर्वेचर या मीन नॉर्मल कर्वेचर का फॉर्मूला है, तो ये आपको एज इट इज़ याद करना है। ये नहीं सोचना है कि कैसे आया, कहाँ से आया, प्लस क्यों लगाया, माइनस क्यों लगाया, 2 से मल्टीप्लाई क्यों करा, ये एज इट इज़ फॉर्मूले हैं। अब मिनिमल सरफेस के बारे में पढ़ते हैं। मिनिमल सरफेस क्या होता है, इफ़ द मीन कर्वेचर ऑफ अ सरफेस इज़ ज़ीरो, ये बोल रहे हैं कि जो मीन कर्वेचर है सरफेस का अगर वो ज़ीरो होता है एट ऑल पॉइंट्स, सारे पॉइंट्स पर, मीन कर्वेचर हमने सॉल्व किया, सरफेस के सारे पॉइंट्स पर वो कितना आता है, ज़ीरो, देन द सरफेस इज कॉल्ड मिनिमल सरफेस, तो वो जो सरफेस है वो क्या कहलाएगी, मिनिमल सरफेस कहलाएगी। देयरफॉर द सरफेस इज मिनिमल सरफेस इफ़ एंड ओनली इफ़, अगर ये कंडीशन होती है तभी वो
मिनिमल सरफेस कहलाती है एट एवरी पॉइंट ऑफ द सरफेस En प्लस GL माइनस 2FM इक्वल्स टू के 0, ये वाली कंडीशन है। अगर ये 0 होगा ना, समथिंग अपॉन 0 इज़ सॉरी 0 अपॉन समथिंग इज़ 0, तो 0 आएगा जब आपका मीन कर्वेचर जो है वो 0 आएगा सरफेस के सारे पॉइंट्स पर, तो वो सरफेस आपका मिनिमल सरफेस कहलाएगा। आगे का टॉपिक पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है प्रिंसिपल रेडी ऑफ कर्वेचर, यानी कि जो कर्वेचर का जो प्रिंसिपल रेडी होता है वो क्या होता है। व्हाट इज प्रिंसिपल रेडी ऑफ कर्वेचर? सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दिस। द रेसिप्रोकल ऑफ द प्रिंसिपल कर्वेचर, प्रिंसिपल कर्वेचर का जो रेसिप्रोकल है एट अ पॉइंट, एक पॉइंट पर आर द प्रिंसिपल रेडी ऑफ कर्वेचर एट अ पॉइंट आर डिनोटेड बाय आर ए एंड आर बी देयरफॉर। समझा आपने? प्रिंसिपल रेडी क्या होता है ऑफ कर्वेचर? रेसिप्रोकल ऑफ द प्रिंसिपल कर्वेचर, प्रिंसिपल कर्वेचर के रेसिप्रोकल को ही प्रिंसिपल रेडी कहते हैं। जैसा इन्होंने यहाँ पे बोला आर इक्वल्स टू 1 अपॉन कप्पा ए, आर बी इक्वल्स टू 1 अपॉन कप्पा बी, आर एंड आर बी इज प्रिंसिपल रेडी एंड कप्पा बी इज प्रिंसिपल कर्वेचर। सो वेल, ये यहाँ पर देखिए प्रिंसिपल कर्वेचर का जो रेसिप्रोकल है वही प्रिंसिपल रेडी के इक्वल है। ठीक है, अब आता है द इक्वेशन ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर इज। सो यहाँ पर हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी कि कर्वेचर के रेडियस की इक्वेशन होगी इज 1 अपॉन रो स्क्वायर ई जी माइनस एफ का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन रो ई एन प्लस जी एल माइनस 2FN प्लस एल एन माइनस एम का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। क्लियर? अब देखिए गॉसियन कर्वेचर क्या होता है। द प्रोडक्ट ऑफ द प्रिंसिपल कर्वेचर कप्पा एंड कप्पा बी एट अ पॉइंट इज कॉल्ड गॉसियन कर्वेचर। वाओ, कितना इजी टॉपिक है। कप्पा एंड कप्पा बी जो टू प्रिंसिपल कर्वेचर हैं, इन दोनों की आपस में प्रोडक्ट ही क्या कहलाती है? गॉसियन कर्वेचर एट द पॉइंट एंड डिनोट बाय के। देयरफॉर के या कप्पा किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देयरफॉर ये इस तरह से इक्वेशन बनेगी इन दोनों की प्रोडक्ट कप्पा एंड कप्पा बी, द प्रोडक्ट ऑफ टू प्रिंसिपल कर्वेचर कप्पा एंड कप्पा बी इज कॉल्ड गॉसियन कर्वेचर। फॉर्मूला है ln माइनस एम स्क्वायर अपॉन ई जी माइनस एफ स्क्वायर, इसको इस तरह से भी लिख देते हैं टी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे नोट करके दो बातें लिखी हुई हैं। द गॉसियन कर्वेचर ऑल्सो कॉल्ड स्पेसिफिक कर्वेचर, सेकंड कर्वेचर। देखिए ध्यान रखिए, अभी हमने पढ़ा था यहाँ पर, मैं आपको पीछे करके दोबारा दिखा देती हूँ, फर्स्ट कर्वेचर। उसी तरह से सेकंड कर्वेचर भी होता है जिसको हम गॉसियन कर्वेचर कह देते हैं। तो गॉसियन कर्वेचर के नाम से आता है, सही है, वरना सेकंड कर्वेचर के नेम से आ सकता है एग्जाम में, या फिर स्पेसिफिक कर्वेचर के नाम से आ सकता है। डबल इंटीग्रेशन के डी एस के इक्वल्स टू के डॉट के बी, और इसका फॉर्मूला ये भी लिख सकते हैं बी माइनस ए बी प्लस ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो सिंपल 8th क्लास का आपका आइडेंटिटी है, तो ये आपको पता होनी चाहिए। सो आई होप फ्रेंड्स आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी इस चैप्टर के जो क्वेश्चंस हैं वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, वॉच माय वीडियो, प्लीज़ शेयर लाइक कमेंट मोर। राधे राधे फ्रेंड्स, और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू फ्रेंड्स।